कल की क्लास में हमने मार्स के बारे में पढ़ा और जुपिटर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। जुपिटर के बारे में आपने ये पढ़ा कि जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है ना। अच्छा, जुपिटर जो है इसकी एक खासियत है, वो खासियत क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर पे एक चीज है, उसी को बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक स्पेशलिटी है जुपिटर की। अब सवाल है ये ग्रेट रेड स्पॉट है क्या? ये एक तूफान है, जैसे यहां आपने देखा है हरिकेन्स होते हैं, टॉर्नेडो होते हैं, इसी तरह का एक तूफान जुपिटर के एटमॉस्फेयर में है, उसी को बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। जैसे मिसाल, ये जुपिटर का एटमॉस्फेयर है, ठीक, एक हिस्से में एक तूफान चल रहा है, एक हिस्से में, उसी तूफान को हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। समझ में आया? तो ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ये एक स्टॉर्म है, एक तूफान है, और कुछ नहीं है, ये एक स्टॉर्म है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, ये एक तूफान है जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। याद रखा? क्या ये सारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है? नहीं, एक छोटे से हिस्से में। कितने हिस्से में? 30,000 किलोमीटर्स में। जमीन का डायमीटर कितना है? 40,000 किलोमीटर्स। ये कितने एरिया में चल रहा है जुपिटर पे? 30,000 किलोमीटर्स में। अब आप अंदाजा कर सकते हो ये तूफान कितने एरिया में चल रहा है वहां। समझ में आया? पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं चल रहा है, कुछ ही हिस्से में चल रहा है। कितने बड़े हिस्से में? 30,000 किलोमीटर्स में। याद रखा? इसी तूफान को हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। यह तूफान वहां क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा बना हुआ है, इस एरिया में प्रेशर ज्यादा हुआ है, इसीलिए उसी प्रेशर की वजह से यहां एक तूफान चल रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक, ये आपको याद रखना है। कौन सी बात? ये ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? एक स्टॉर्म, एक तूफान है। ठीक, कहां है? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। क्या सारे एटमॉस्फेयर में है? नहीं, कुछ ही हिस्से में। कितने बड़े हिस्से में? 30,000 किलोमीटर्स में। याद रखा? अच्छा, ये तूफान जो है, ये स्टॉर्म जो है, ये क्यों बना हुआ है? किसकी वजह से बना है? हाई प्रेशर की वजह से। यहां प्रेशर ज्यादा हुआ है, उसी की वजह से ये स्टॉर्म बना है। याद रखा? इसी को बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। एक तूफान चल रहा है। अब आप बताओगे ये रुकता है? नहीं, ये कई सारे सालों से चल रहा है, आज भी चल रहा है। जिस टाइम हम यहां पढ़ रहे हैं, इस टाइम भी जुपिटर पे ये तूफान चल रहा है। याद रखा? ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, कई सालों से चला आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। अब आप सवाल पूछोगे कि ये इसको रेड क्यों बोलते हैं? इसको रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेड दिखाई देता है। समझ में? अगर ये रेड दिखाई नहीं देता, हम इसको रेड नहीं बोलते। अगर आप दूर से देखोगे, ये ऐसे रेड दिखता है, पूरा एरिया रेड दिखता है। अब साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि ये जो एरिया है ना, जहां पे ये तूफान है, ठीक, वहां सनलाइट पड़ती है या अल्ट्रावायलेट रेज पड़ते हैं। सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, वो पड़ती है, या आप शॉर्ट में बोलिए सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने से क्या होता है? यहां कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हाई प्रेशर भी है, सनलाइट भी पड़ती है, तो इन दोनों चीजों की वजह से वहां केमिकल रिएक्शंस होती है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं। वो जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनका कलर रेड होता है, इसीलिए हमें ये रेड दिखाई देते हैं। याद रखा? इसी को बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। तो जुपिटर की खासियत क्या है? जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये क्या होता है? ये एक तूफान है, स्टॉर्म है। ये कहां बनता है? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। क्या सारे एटमॉस्फेयर में बनता है? नहीं, एक छोटे से हिस्से में। कितने हिस्से में? 30,000 किलोमीटर्स। ये क्यों बना हुआ है वहां? क्योंकि वह इस एरिया में हाई प्रेशर हुआ है, हाई प्रेशर की वजह से यहां तूफान बना हुआ है। क्या यह रुकता है? नहीं, ये कई सारे सालों से चला आ रहा है। अब सवाल है, इसको हम रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेड दिखाई देता है। ये रेड क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि जहां पे ये तूफान चल रहा है वहां सनलाइट पड़ती है, सनलाइट तो पूरे एरिया में पड़ती है बट यहां भी पड़ती है, और यहां ऑलरेडी हाई प्रेशर है। सनलाइट और हाई प्रेशर की वजह से इस एरिया में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहां नए नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका कलर रेड है, इसीलिए हमें ये रेड दिखाई देता है। इसीलिए इस एरिया को ग्रेट रेड स्पॉट भी बोलते हैं। समझ में? तो ग्रेट रेड स्पॉट किस प्लेनेट पे पाया जाता है? जुपिटर। समझ में? अच्छा, जुपिटर जो है इसके पास एक रिंग अराउंड द इक्वेटर, इसके अराउंड एक रिंग है। आपने पिक्चर्स देखी होंगी जुपिटर की। अगर आप मान ले ये जुपिटर है, ये क्या है, ये कौन सा एरिया माना जाता है? जो बीच वाली लाइन होती है, इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास ऐसे एक रिंग जैसी चीज है, ऐसे। समझ में आया? इसी को बोलते हैं रिंग, ये। ठीक, जैसे मिसाल ये जुपिटर है, मिसाल मान लीजिए जुपिटर है। ये जो बीच वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास ही ऐसे इस तरह से एक रिंग है, इस तरह से। समझ में? उसी को बोलते हैं रिंग अराउंड द इक्वेटर। अब आप बताओगे ये इस तरह से है? नहीं, ये इक्वेटर के आसपास है, जैसे ये इक्वेटर है इसी के अराउंड है, इस तरह से। आप बताओगे इस ऊपर वाले हिस्से के अराउंड है? नहीं, बिल्कुल ये जो इक्वेटर बीच वाली लाइन है इसी के अराउंड ये एक रिंग है। समझ में? ये कैसे बनी है? जिस टाइम प्लेनेट बना था ना, जुपिटर या बाकी प्लेनेट्स बने थे, उसी टाइम ये रिंग भी बनी थी। याद रखा? ये रिंग जो है ये गैसेस से बनी होती है, इसमें गैसेस होते हैं और डस्ट होता है। ज्यादातर इस रिंग में डस्ट होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि जुपिटर में रिंग है, हाँ वहां एक रिंग होती है। ये रिंग कैसे बनी है? जिस टाइम जुपिटर खुद बना था उसी टाइम जुपिटर के आसपास एक रिंग भी बनी थी। वो रिंग किससे बनी है? गैस और डस्ट से। ज्यादातर इसमें डस्ट होता है। याद रखा? अच्छा, एक और चीज, जुपिटर जो है इसके पास 28 नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, यानी 28 मून्स होती है। हमारी जमीन के पास कितने मून्स है? एक। इसके पास कितने मून्स है? 28 मून्स इसके पास है। यह है स्पेशलिटी जुपिटर की। तो जुपिटर कितना बड़ा है? 1300 अर्थ्स को जमा करो उतना एक जुपिटर होता है। अच्छा, जुपिटर की खासियत क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट, एक तूफान चल रहा है। कहां? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। कब से चल रहा है? कई सारे सालों से, रुकता नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से वहां तूफान बना है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट रेड स्पॉट। रेड क्यों है ये? क्योंकि वहां कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, उसकी वजह से नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका कलर रेड होता है, इसीलिए हमें ये रेड दिखाई देता है। अच्छा, जुपिटर के अराउंड एक रिंग है। जुपिटर जो है उसके अराउंड एक रिंग है। वो रिंग किससे बनी है? गैस और डस्ट से। ज्यादातर उसमें डस्ट होता है। ये कब बनी है? जिस टाइम प्लेनेट बना है ना, उसी टाइम ये रिंग्स भी बनी है। अच्छा, जुपिटर के पास कितने मून्स है? 28। हमारी जमीन के पास एक ही है, इसके पास 28 है। याद रखा? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न सोलर सिस्टम का 6th प्लेनेट है। पहला कौन है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। सैटर्न को हम हिंदी में शनि कहते हैं, शनि इसको बोलते हैं। याद रखा? तो जब भी आपसे किसी ने पूछा सैटर्न का हिंदी नाम क्या है? शनि। सैटर्न सन से कितना दूर है? 1433.5 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सैटर्न सन से कितना दूर है, इतने किलोमीटर्स दूर है। सैटर्न जो है ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, रोटेशन करता है। रोटेशन कितने टाइम में करता है? 10 आवर्स 14 मिनट्स। मतलब एक चक्कर इस तरह से वो रोटेट करेगा ऐसे। एक चक्कर लगाने में सैटर्न को कितना टाइम लगता है? 10
आवर्स 14 मिनट्स। अपनी एक्सिस पर जब सैटर्न रोटेट करेगा, एक रोटेशन में 10 आवर्स 14 मिनट्स लगते हैं, याद रखा। अच्छा, रिवॉल्वेशन में कितना टाइम लगता है? 29.5 ईयर्स, ये रिवॉल्वेशन की बात है। तो रोटेशन में इतना टाइम लगता है, रिवॉल्वेशन में इतना टाइम लगता है। रिवॉल्वेशन मतलब सन के अराउंड घूमना। तो जब ये सन के अराउंड घूमता है, एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 29.5 ईयर्स। ठीक। सैटर्न के पास कितने मून्स है? 30 मून्स। जुपिटर के पास 28 मून्स है। सैटर्न के पास 30 नेचुरल सैटेलाइट्स है, 30 मून्स है। ये है खासियत सैटर्न की। कितने हैं? 30 मून्स है इसके पास। समझ में? अच्छा, सैटर्न जो है उसके पास 3 फ्लैट रिंग्स है। जुपिटर के पास कितने रिंग्स थे? 1। सैटर्न के पास कितने रिंग्स है? 3। जैसे मान लीजिए ये सैटर्न है, उसके आसपास एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। तो कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसके पास 3 रिंग्स है? रिंग समझते हो आप? जैसे ये प्लेनेट है, इसके बाहर एक रिंग जैसी चीज है, रिंग जैसी। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो गैस और डस्ट से बनी हुई एक चीज है, बस ऐसे रिंग जैसी। ये मान लीजिए प्लेनेट है, गैस और डस्ट से बना हुआ एक सर्कल है, ऐसे। समझ में आया? तो ये सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल, इसमें क्या है? इसमें गैस और डस्ट है, ऐसे। इसी को बोलते हैं रिंग। ये कब बनी थी? जिस टाइम प्लैनेट्स बने थे, उसी टाइम ये भी बने थे, ऐसे। याद रखा? तो ये रिंग्स कुछ खास नहीं है। ये क्या है? ये सर्कल में बने हुए गैस और डस्ट है, गैसेस और डस्ट का एक सर्कल, इसी को बोलते हैं रिंग। इसके पास कितने रिंग्स है? 3। उनको हमने क्या नाम दिया है? ए, बी, सी, या ऐसे नाम दिया है, ए, बी और सी। इन 3 रिंग्स में बी जो है सबसे बड़ी रिंग है। याद रखा? तो जब भी आपसे किसी ने पूछा 3 रिंग्स में सबसे बड़ी रिंग कौन है? बी वाली है सबसे बड़ी रिंग। याद रखा? अच्छा, इसके पास कितने मून्स है? 30 मून्स है। उन 30 मून्स में से सबसे बड़ी मून जो है उसका नाम है टाइटैन। याद रखा? जैसे मार्स के हमने 2 मून्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? फोबॉस और डीमोस। सैटर्न के पास 30 मून्स है। उन मून्स में सबसे बड़ी मून कौन है? टाइटैन। तो सैटर्न की सबसे बड़ी मून का नाम क्या है? टाइटैन। ये जो टाइटैन है ना, ये सिर्फ सैटर्न की बड़ी मून नहीं है, ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी मून है। तो अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा सैटर्न की सबसे बड़ी मून कौन है? टाइटैन। पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी मून कौन है? वो भी टाइटैन। याद रखा? अच्छा, सैटर्न पर लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते, मतलब वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैटर्न जो है ये कोल्ड प्लेनेट है, वहां ठंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, इसीलिए यहां ठंड ज्यादा है। तो ठंड की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से यहां लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते ड्यू टू लो टेम्परेचर। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की जिसका नाम है यूरेनस। ठीक, यूरेनस सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट है। याद रखा? यूरेनस सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? जुपिटर। उसके बाद कौन है? सैटर्न। उसके बाद कौन है? यूरेनस। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? जुपिटर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? सैटर्न। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? यूरेनस। समझ में? इसका हिंदी नाम क्या है? अरुण। तो यूरेनस का हिंदी नाम अरुण है। याद रखा? अच्छा, ये किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। सबसे पहला मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस। याद रखा? 7th नंबर पे आता है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट सोलर सिस्टम का यूरेनस है, जिसका हिंदी नाम अरुण है। अब इस यूरेनस को किसने डिस्कवर किया है?
इसको डिस्कवर किया है विलियम हर्शल ने 1781। ये बाकी प्लैनेट्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा सवाल, इसके बारे में पूछा जा सकता है सवाल कि यूरेनस को किसने डिस्कवर किया। आपका जवाब क्या होगा? विलियम हर्शल ने। कब? 1781 में। याद रखा? तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले जो हमने प्लैनेट्स पढ़े उनके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट इसके बारे में पूछा जाएगा और नेपच्यून के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। फिलहाल आप याद रखो, यूरेनस को किसने डिस्कवर किया? विलियम हर्शल ने। कब? 1781 में। यूरेनस कितना दूर है सन से? 2872.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो यह सन से इतने किलोमीटर दूर है। कितने? इतने किलोमीटर। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, बताओ यूरेनस कितना दूर है सन से? 2872.5 10⁻6 किलोमीटर। यूरेनस को एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 17 आवर्स 49 मिनट्स। रोटेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, ऐसे। एक होता है रिवॉल्वेशन, सन के अराउंड घूमना, दूसरा होता है अपनी ही जगह पे रोटेट करना, ऐसे। समझ में आया? इसी को बोलते हैं रोटेशन। अपनी ही एक्सिस पर घूमना, इसको बोलते हैं रोटेशन। यूरेनस कितने टाइम में रोटेशन करता है? एक रोटेशन 17 आवर्स 49 मिनट्स। हमारी जमीन कितने टाइम में करती है? 24 आवर्स। लेकिन यूरेनस 17 आवर्स 49 मिनट्स में ही करता है। अच्छा, रिवॉल्वेशन करने में कितना टाइम लगता है इसको? 29.5 ईयर्स। इतना टाइम लगता है यूरेनस को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में। याद रखा? हमारी जमीन को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 1 साल, 1 ईयर। यूरेनस को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 29.5 ईयर्स। एक चक्कर लगाने में सन के अराउंड इतना टाइम लगता है इसको। अच्छा, यूरेनस के पास कितने मून्स है? 21 मून्स। जमीन के पास कितने हैं? 1 मून। यूरेनस के पास 21 मून्स है। यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2 गैसेस मेनली पाए जाते हैं ज्यादातर। उनमें से एक है हाइड्रोजन, एक है मीथेन। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा यूरेनस के एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन। ठीक? यूरेनस पर लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते, यानी वहां जिंदगी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूरेनस जो है ये एक कोल्ड प्लेनेट है। यहां टेंपरेचर बहुत लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, यहां सनलाइट बहुत कम पड़ती है, इसीलिए ये कोल्ड प्लेनेट है। यहां टेंपरेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते, यहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा क्या यूरेनस पर लिविंग थिंग्स रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां टेंपरेचर बहुत लो होता है, इसीलिए यहां नो लाइफ है, यहां कोई लिविंग थिंग या कोई जिंदगी नहीं है, लो टेंपरेचर की वजह से। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की जिसका नाम है नेपच्यून। ठीक? नेपच्यून 8th प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे आखिरी प्लेनेट। तो अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा सबसे पहला प्लेनेट कौन है? मरकरी। सबसे लास्ट वाला प्लेनेट कौन है? नेपच्यून। याद रखा? इसका हिंदी नाम क्या है? वरुण। समझ? अगर आपसे किसी ने पूछा इसको क्या बोलते हैं, आप इसको नेपट्यून भी पढ़ सकते हो या नेपच्यून भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो नेपच्यून जो है इसका हिंदी नाम क्या है? वरुण। ये किस नंबर का प्लेनेट है? 8th नंबर का प्लेनेट है। याद रखा? इसको डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले? जोसेफ लिवेरियर 1846 में। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा सवाल? नेपच्यून को डिस्कवर किसने किया था? जोसेफ लेवेरियर ने। कब किया था? 1846 में। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है किसने डिस्कवर किया। ये याद रखना है आपको। जोसेफ लेवेरियर ने कब किया था? 1846 में। ये डिस्कवर कब हुआ था? 1781 में। समझ में? अब उसके बाद एक और चीज देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जी गैली।
नेपच्यून प्लैनेट जो है इसको सबसे पहले देखा था टेलीस्कोप से जी गैली ने, लेकिन डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था जोसेफ लेवेरियर ने, लेकिन देखा किसने पहले? जी गैली ने। अगर आपसे कोई पूछेगा, आप कहते हो डिस्कवर इसने किया लेकिन देखा पहले इसने, इसका क्या मतलब है? जो ये जोसेफ लेवेरियर है ना, जोसेफ लेवेरियर, इसने जो ये यूरेनस है ना, यूरेनस, इसी के ऑर्बिट में इसके जो रास्ते में कुछ इसको गड़बड़ लगा। जिस रास्ते में यूरेनस घूमता है ना, यूरेनस जिस रास्ते में घूमता है, उसी रास्ते में इस जोसेफ लेवेरियर को कुछ गड़बड़ लगा। इसको लगा वहां कोई नई सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक, उस वक्त तो पता था सबको यूरेनस है, ये घूम रहा है, लेकिन ये जो यूरेनस है ना, ये जिस रास्ते में घूमता है, या प्लेनेट जिस रास्ते में घूमता है, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसको जोसेफ लेवेरियर को इसके ऑर्बिट में कुछ गड़बड़ लगा। इसको लगा इस यूरेनस के रास्ते में कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ कौन कर रहा है? कोई नया प्लेनेट है या कोई नई सेलेस्टियल बॉडी है। इसने नेपच्यून को नहीं देखा था, इसने सिर्फ क्या देखा? इसने देखा जिस रास्ते में यूरेनस घूम रहा है, मान लीजिए यूरेनस ऐसे इस रास्ते में घूम रहा है, जिस रास्ते में प्लेनेट घूमता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक, ये मान लीजिए यूरेनस का ऑर्बिट है, यूरेनस का रास्ता है। जोसेफ लेवेरियर को यूरेनस के रास्ते में कुछ गड़बड़ लगी, और इसको ये लगा कि शायद ये गड़बड़ जो है कोई नया प्लेनेट कर रहा है। उसी गड़बड़ से इसने अंदाजा कर लिया एक और प्लेनेट है, जिसको क्या नाम दिया गया था? नेपच्यून। हालांकि इसने देखा नहीं था उसको, उसने अंदाजा कर लिया एक और प्लेनेट है। और उसके बाद जो जी गैली है उसने देखा भी फिर, लेकिन सबसे पहले बोला किसने? याद रखा, सबसे पहले देखा किसने? जी गैली। समझ में आया? इसी को बोलते हैं इसने डिस्कवर किया, इसने सबसे पहले देखा। ये जो नेपच्यून है ये सन से कितना दूर है? 4495.1 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेपच्यून प्लेनेट जो है वो सन से कितना दूर है? इतने किलोमीटर्स दूर है। याद रखा? अच्छा, ये जो नेपच्यून है इसको एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 16 आवर्स 40 मिनट्स एक रोटेशन में। इसको कितना लगता था? 17 आवर्स 45 मिनट्स। हमारी जमीन को कितना लगता है? 24 आवर्स। रिवॉल्वेशन में कितना टाइम लगता है? 165 ईयर्स। रिवॉल्वेशन में 165 ईयर्स। अब हमारी जमीन को देख ले, हमारी जमीन को कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्वेशन करने में, सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में? 365 डेज, मतलब एक साल। इसको एक चक्कर लगाने में कितने साल लगते हैं? 165 ईयर्स। तो जब 165 ईयर्स हो जाते हैं उस वक्त ये एक चक्कर कंप्लीट करता है नेपच्यून। अब सोचिए इसको कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में? हमारी जमीन को एक साल लगता है, इसको 165 ईयर्स लगते हैं। समझ में? नेपच्यून जो है ना, इसके पास 8 मून्स है। 8 मून्स मतलब 8 नेचुरल सैटेलाइट्स है। हमारे पास कितनी है? हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जमीन के पास, एक मून है, इसके पास 8 है। अच्छा, नेपच्यून जो है ना ये भी एक कोल्ड प्लेनेट है, सन से बहुत दूर है, मतलब यहां भी बहुत लो टेम्परेचर होता होगा, इसीलिए यहां कोई लिविंग थिंग नहीं रह सकता, यहां भी कोई लाइफ नहीं है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा नेपच्यून पर लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड प्लेनेट है, यहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते, टेम्परेचर बहुत लो होता है। समझ में? लिखो इसको। के बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो जो है ये 2006 से पहले इसको प्लेनेट माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद ये प्लेनेट नहीं रहा। समझ में? लेकिन 2006 से पहले हम इसको प्लेनेट मानते थे। याद रखा?
तो अगर आपसे 2006 से पहले कोई कहता कितने प्लैनेट्स है, हम कहते थे 9 है, लेकिन 2006 के बाद अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स है। सबसे पहला प्लैनेट कौन है? मरकरी। सबसे लास्ट प्लैनेट कौन है? नेपच्यून। ये जो प्लूटो है ये पहले प्लैनेट माना जाता था, अब नहीं मानते इसको, ठीक है। इसका हिंदी में क्या नाम है? यमा। तो यमा किसका नाम है? प्लूटो का। समझ में आया? अच्छा, ये 2006 से प्लैनेट माना जाता था। और कैसा प्लैनेट? स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो को माना जाता था। याद रखा? तो अगर आपको 2006 से पहले कोई कहता कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? प्लूटो। लेकिन आज कौन है? मरकरी। समझ में आया? अब ये प्लैनेट नहीं रहा, इसीलिए स्मॉलेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन उस वक्त हम इसको कहते थे ये सबसे छोटा प्लैनेट है। प्लूटो को डिस्कवर टॉम बॉग ने किया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्लूटो को डिस्कवर किसने किया, तो आप किसका नाम बोलोगे? टॉम बॉग। आप इस नाम को दो तरीकों से पढ़ सकते हो। आप इसको टॉम बॉग पढ़ो या टॉम बॉ पढ़ो, आपकी मर्जी है। इसी ने डिस्कवर किया था किसको? प्लूटो को। प्लूटो की एक खासियत देखो, प्लूटो है ना, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को कट करता है। इट इज ऑर्बिट कट इज द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये मान लीजिए ये सन है, सन के अराउंड घूमता है नेपच्यून, ठीक। ये क्या है? ये नेपच्यून का रास्ता है, इसी रास्ते में नेपच्यून घूमता है। प्लेनेट जिस रास्ते में घूमता है ना उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये क्या है? ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। याद रखा? ये क्या है? ये सन है। ये क्या है? ये नेपच्यून है, ये सन है, ये उसका ऑर्बिट है नेपच्यून का। इसी रास्ते में नेपच्यून घूमता है सन के अराउंड। लेकिन प्लूटो जो है, प्लूटो कैसे घूमता है? वो भी सन के अराउंड घूमता है और वो ऐसे घूमता है। ये प्लूटो है। अब देखो, ये क्या है? नेपच्यून। ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। ये किसका ऑर्बिट है? ये प्लूटो का ऑर्बिट है। अब देखो, प्लूटो के ऑर्बिट ने नेपच्यून के ऑर्बिट को यहां पे काटा, यहां पे काटा, काटा ना दो जगह पर। ये इसकी खासियत है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कौन सी हेवनली बॉडी नेपच्यून के प्लेनेट को काटती है? प्लूटो। समझ में? ये इसको एक खास चीज बना देती है। तो इस तरह से नेपच्यून का ये जो है ऑर्बिट वो काटा जाता है। कौन काटता है इसको? इसको प्लूटो का ऑर्बिट काटता है। काटता मतलब उसको क्रॉस करता है, इसी को बोलते हैं काटता। ये वो काटता नहीं है चाकू से, ये कोई चीज नहीं है जिसको काटा जाएगा, ये रास्ता है, यहां से घूमता है नेपच्यून। समझ में?